तो आज शुरू करें थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऑफ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ओके, पहले अभी तक हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, रिएक्शन एंथैल्पी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, रिएक्शन एंथैल्पी क्या, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें हीट इवॉल्व या अब्सॉर्ब्ड का पता चलता है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या हो गया, वही केमिकल बैलेंस इक्वेशन जो हमें हीट चेंज के बारे में बता रही है, जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को जब हम एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रख देंगे, वो होगी हमारी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखिए, जैसे हमने क्लास 9 में या 10 में केमिकल बॉन्ड वाला एक चैप्टर आता है ना, केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे, उसमें तब 9th-10th में हमने शुरुआत की थी कि हमारे पास एक होती है रिएक्शन। उस वक्त हमारे पास थी जिंक की, या आप कह लो कि मैग्नीशियम रिबन की। उसमें हम क्या रिटर्न में लिखते थे, फुल फॉर्म लेके थे, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न देन इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दे, सिंबल्स यूज करना शुरू कर दे, एक एरो यूज कर दे, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, इसके ऊपर ये हीट का मैंने साइन लगा दिया, MgO, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बर्न हो रहा है, ये चीज भी ध्यान रखो। तो हमारे पास ये चीज बनती है। तो ये जब मैंने सिंबल्स में लिख दिया तो वो केमिकल बैलेंस इक्वेशन होगी, जब मैंने इसको बैलेंस कर दिया। सेम ही चीज इसमें, बस इसमें हमें हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब होने का पता चल रहा है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन which gives the heat change evolved या absorbed। ठीक है, हीट चेंज का सिंबल क्या है, डेल्टा एच। ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे कि जब हमने रिएक्शन एंथैल्पी का टॉपिक किया था, उस वक्त हमने एक एग्जांपल ली थी कार्बन की। ठीक है, कार्बन है मेरे पास सॉलिड फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन है वो मेरे पास गैसेस फॉर्म में है। एरो लग गया, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड which is in the gaseous form प्लस 393.5 किलो जूल। आ गया यार, ये केमिकल इक्वेशन थी। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास ये डेल्टा एच है, अब देखिए रक्त वाली साइड मेरे पास यहाँ पर हीट आई है, डेल्टा एच मुझे क्या बता रहा है कि हीट इवॉल्व हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। अब अगर इसके आगे नेगेटिव साइन होगा तो हमें क्या बताएगी, यहाँ पर आएगा -393.5 किलो जूल। जब हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन किए थे तब मैंने बताया था आपको कि जब मेरे पास डेल्टा एच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो क्या होता है, जब एंडोथर्मिक का मैम। एक्सोथर्मिक हो। नाउ दिस रिएक्शन व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो उसमें हम क्या कहते हैं, हीट इवॉल्व हो रही है कि एब्सॉर्ब हो रही है, इवॉल्व। डेफिनेटली। तो जब प्रोडक्ट साइड में हमारे पास हीट आ गई, हीट चेंज आ गया, तो मेरे पास यहाँ पर हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। एक और एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर मेरे पास C2H5OH, खैर इसमें भी सेम ही आएगा। चलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन की कोई एग्जांपल याद है, ये ले सकते हैं हम, एक मिनट को, हमारे पास आ जाएगी अमोनिया। मुझे याद आ गई, गैसेस फॉर्म में है, नाइट्रोजन है, ठीक है, प्लस 3H2 गैस। इसमें मेरे पास जो यहाँ पर आएगा 91.8 किलो जूल हीट चेंज आ गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव हो दैट मीन्स ये इस साइड नेगेटिव होके आएगा।
ठीक है, जब ये पॉजिटिव हो तो रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है दैट मींस द हीट इज एब्जॉर्ब हियर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन थी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब आगे मेन टॉपिक करते हैं। मेन टॉपिक है हमारा आज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बेटा इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे पास हीट चेंज आ रहा है या हम कह दें एंथैल्पी चेंज आ रहा है, कब, जब मेरे पास एक मोल सब्सटेंस है वो बन जाए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, मतलब कि वो अपनी स्टेबल फॉर्म में से निकल के एक मोल का मेरे पास सब्सटेंस बन जाए, फॉर्म हो जाए, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है। उस वक्त मेरे पास जब वो सब्सटेंस बन रहा था, उस वक्त मेरे जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या हीट चेंज है, क्या एंथैल्पी चेंज है। सेम वही बात है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। उसमें हम क्या कहते हैं एंथैल्पी रिएक्शन में, कि वो ओवरऑल जो सारी रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हीट चेंज आया। इसमें क्या कहते हैं, जब मेरे पास सब्सटेंस वन मोल सब्सटेंस फॉर्म हो गया या प्रोड्यूस हो गया, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड चला गया, एक मोल का सब्सटेंस सॉरी प्रोडक्ट में बन गया, उस वक्त जो मेरे पास हीट चेंज आया वो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो छोटा सा डिफरेंस है पर बात एक है। ओवरऑल रिएक्शन यानी कि जब प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जब बन गया तब कितना हीट चाहिए, ये इसकी फॉर्मेशन के टाइम कितना चाहिए वो देखो। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द एंथैल्पी चेंज, ये कह रहे हैं हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स in their most stable form। इनकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म जब इन्होंने ग्रेस्प कर ली तब उसको क्या हम कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका एक सिंबल होता है बेटा, सिंबल क्या होता है इसका, डेल्टा एफ एच। एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन, एक सबस्क्रिप्ट है। अब इसके लिए एक एग्जांपल है, पहले वाली एग्जांपल उठाएंगे, सिंपल एग्जांपल उठानी हमने। कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैसेस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया गैसेस फॉर्म में। ठीक है, इस वक्त जो मेरे पास एंथैल्पी थी, जब मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो मेरे पास एंथैल्पी चेंज आया था वो था -393.5 किलो जूल। अब ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, मेरे पास ये कितना मोल बना है सब्सटेंस, वन मोल ही बने। इसके आगे जितने नंबर होंगे उतने मोल बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 हो गए, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवीजन जैसे भी हम करना चाहेंगे वो चीज हो जाएगी। मेन चीज अभी हमने क्या देखनी है कि मेरे पास प्रोडक्ट साइड में कितने मोल का सब्सटेंस है, 1 मोल का। तो इसमें जितनी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन की हुई है या रिएक्शन इंथैल्पी आई है, सेम ही मेरे पास क्या आएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। कार्बन लिया, हाइड्रोजन ले लिया, मेरे पास आ गया CH4 गैस। अब इसमें अगेन ध्यान किस पे देना है, देखो एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अपने अलग अलग एलिमेंट से मेरे पास एक 1 मोल का सब्सटेंस जब बन जाएगा, उस वक्त जो मेरे पास एंथैल्पी चेंज आया, तो यहाँ पर सेम वही चीज है। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज कितना है, -74.8 किलो जूल। मेरे पास ये ऑलरेडी 1 मोल है, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर, अभी हो गया ये चीज। नेक्स्ट है इसी के साथ का मिलता जुलता टॉपिक है मेरे पास, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, एक तो स्टैंडर्ड मेरे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर
स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम क्या लेके चलते हैं हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, को केल्विन में भी कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है प्रेशर और टेम्परेचर की। जब मेरे पास इतना प्रेशर और टेम्परेचर होगा, उस वक्त जो मेरे पास एंथैल्पी फॉर्मेशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी भी डेफिनेशन है, लिखते हैं एंथैल्पी चेंज, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, द एंथैल्पी चेंज accompanying its formation, accompanying the formation of 1 mole of a compound, मिलते जुलती है, थोड़ा सा फर्क है, from its element all the substances, तो ये इसमें एडिशनल आ गया, all the substances being in their standard states। इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखे, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जो मेरे पास रिएक्टेंट वाली साइड से सब्सटेंस, उनका प्रेशर और वॉल्यूम स्टैंडर्ड रखा गया, तो जाके जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसका जो एंथैल्पी चेंज आया या हीट चेंज आया वो मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें एग्जांपल लेके थोड़ी सी डिफरेंट, मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम 0 लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन ले लिया गैसेस फॉर्म में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है हमारे पास एलिमेंट स्टेट में, हमें किसका देखना है, कंपाउंड का। कंपाउंड का कुछ ना कुछ हीट चेंज आएगा, इनमें तो कोई हीट चेंज आए, ये अभी क्या है अपनी एलिमेंट फॉर्म में, राइट। तो उस जब ये अपने एलिमेंट फॉर्म में है, उस वक्त जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, H2। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल आ जाएगा इस तरह से, ऊपर एक डिग्री की वैल्यू आएगी, वो डिग्री डिनोट करेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्शन को प्रोसीड की वजह। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट थी इसकी प्रेशर की, टेम्परेचर की, उस वक्त जब ये रिएक्शन हुई तो ऊपर डिग्री लग गया डेल्टा एफ के ऊपर, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत ही फर्क आता होता है। ये मेरे पास पर मोल आ गया, ठीक है। तो सिंपल किलो जूल में था पहले वाला, अभी पर मोल कितना आ रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली एक फॉर एग्जाम्पल जैसे CaO, जिसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें मैंने क्या किया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें मैंने ये एलिमेंट फॉर्म में नहीं लिया, ये भी मेरे पास एलिमेंट फॉर्म में नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में है। इससे जो नया मेरे पास कंपाउंड बना वो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें मेरे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म की, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -178.3 किलो जूल पर मोल। इसमें क्या है, जो मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल नहीं है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है अदर कंपाउंड से बने, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बना, एलिमेंट फॉर्म से नहीं बन के आया, बल्कि कंपाउंड फॉर्म से बन के आया, ठीक है। तो इसमें जो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसमें से रिएक्शन से कम ज्यादा हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज आ सकती है। अब एक और पॉइंट है इसमें, मेरे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, ब्रोमीन है वो भी गैसेस फॉर्म में, ठीक है। क्या बना रहा है ये 2HBr गैसेस फॉर्म में। अब इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेरे पास है -72.8 किलो जूल पर मोल,
अब आप कहोगे कि इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्यों निकाले, फॉर्मेशन क्यों नहीं निकाले? क्योंकि दोनों एलिमेंट फॉर्म से बने हैं, रिएक्टेंट फॉर्म से बने हैं, देखो सॉरी रिएक्टेंट्स जो एलिमेंट फॉर्म में थी वाली सही थी। अब इसमें ध्यान दो, जो प्रोडक्ट साइड है मेरे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब जो एंथैल्पी चेंज होगा वो रिएक्शन का, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर 2 मोल्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 1 मोल नहीं है, यहाँ पर 2 मोल्स आ रहे हैं, है ना। जब मेरे पास आ ही 2 मोल्स रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जितने मोल्स आ गए उतने टाइम फॉर्मेशन पे आ जाएगी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई प्रोडक्ट आए, उसके आगे 3 लग जाए तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4 लग जाएगा, तो 3/2 होगा तो यहाँ पे 3/2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना। तो इस केस में मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा, कितना है ये, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वन ना, यही है मेरे पास। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी आई है, -72.8 किलो जूल पर मोल। तो मैं इधर गई अपॉन 2, मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल आएगी, तो काट दो आप, 3 पे गया 36.4 किलो जूल पर मोल, यानी कि उसके आगे जितने भी मेरे पास मोल्स आएंगे उसके साथ उसको डिवाइड कर दिया जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए। समझ में आया यहाँ तक? yes मैम। अब एक आगे छोटा सा और चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। देखिए, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है अलग अलग सब्सटेंसेस की, उसको हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट दी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए मेरे पास बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गई, तो मैं क्या करूंगी, पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लूंगी, फिर पूरी रिएक्शन का निकाल लूंगी। ये कोई रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप्स में जा रही है, तो हर एक स्टेप की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल के ना रिएक्शन पूरी फुल रिएक्शन की निकाल सकती हूँ सभी स्टेप्स को कैलकुलेट करके। तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेरे पास होगी दिस वन, ये हमेशा आएगी सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट से क्यों नहीं है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले बताया कोई कोई रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप्स में हो सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड मेरे पास यहाँ पे बना है उसको एज अ रिएक्टेंट मैंने सेकंड स्टेप में रख दिया। ठीक है, तो मान लो मैं लास्ट स्टेप की निकाल रही हूँ रिएक्शन एंथैल्पी, तो जो पहले वाले का बना है वो माइनस जो मेरे पास फाइनल में आ गया है प्रोडक्ट साइड में वो, सॉरी जो पहले वाले जो फाइनल में है वो माइनस जो यहाँ पे आया था। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। इसके सिंबल्स ले लेंगे, थोड़ा सा सिंबल्स का देख लेंगे। सिंबल्स में क्या आएगा, डेल्टा आर एच डिग्री, समेशन लेंगे बेटा, यहाँ पे ए आई है कितने मोल्स है, ठीक है, डेल्टा है एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस अगेन समेशन लेंगे, डी आई मतलब कितने मोल्स आ गए, डेल्टा है एच ऑफ रिएक्ट। ठीक है, इसको मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है इस तरह से, ए प्लस बी बी, ये बी स्मॉल ए और स्मॉल बी की अमाउंट ऑफ बता रहे कितने मोल्स है, स्मॉल डी की मेरे पास ये बता रहे थे कितने मोल्स आ गए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर मैंने इसकी रिएक्शन एंथैल्पी निकालनी है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट में मेरे पास 2 आ गए, क्या करेंगे, ए आई की जगह पे मेरे पास सी आ गया,
डेल्टा एच सी का ले लिया, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बन गया है, प्लस सेम डी डेल्टा एफ एच डी का ले लेते जो मेरे पास इस प्रोडक्ट का है, इंथैल्पी आ गई, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस फिर इसकी ए और बी, ये तो ऐड हो गया आपस में, देखो ये रिएक्टेंट वाली साइड है ना, ये तो सारा ऐड ऑन होके हमें बता दी गई, ये बना है, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। मैंने रिएक्शन दी थी आपको सी ए सी ओ से तक करके चले थे, इसको उल्टा कर दिया रिएक्शन को, CaO एंड CO2, ये बनेगा, रिवर्स भी हो जाती है ना रिएक्शन। तो इसमें देखिए मेरे पास है अकेला, पहले प्रोडक्ट वाली साइड लेंगे, CaO के आगे कुछ नहीं है ना, डेल्टा एफ एच सी, ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, प्लस डेल्टा एफ एच CO2, ये गैसेस फॉर्म में है, आप साथ में मेंशन भी कर सकते कौन सी सॉलिड में है, कौन सी गैसेस किस तरह से, माइनस, ये तो हो गया पूरा ये वाला, इसका पार्ट हो गया, माइनस। अब रिएक्टेंट का देखते हैं, रिएक्टेंट है मेरे पास डेल्टा एफ एच, रिएक्टेंट वाली साइड पे है CaCO3, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन हो गई, ये न्यूमेरिकल्स में आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी, ये होगी, इसकी होती है माइनस 635.1 किलो जूल पर मोल, याद कर लेना, प्लस माइनस 393.5 माइनस माइनस ऑफ 1206.9, इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो नियर अबाउट आपके पास आ जाएगा 178.3 किलो जूल पर मोल। इस तरह से हम रिएक्शन एंथैल्पी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी, इनकी सबकी प्रोडक्ट की ना, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म में एंथैल्पीज या रिएक्शन एंथैल्पी या फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पीज गिवन होती है, हमें इस तरह से इन द रिएक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस एक आधी की पूछ लेती है, इतना सिंपल वैसे न्यूमेरिकल आता भी नहीं है, बट स्टिल अगर आ जाए तो आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व करना है। फिर फॉर्मूला याद रखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उससे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, अभी आगे है मेरे पास टॉपिक एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ये फॉर्मेशन से क्यों डिफरेंट है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मींस एंथैल्पी चेंज जो आ रहा है, सिर्फ एक मोल सब्सटेंस है तो कंप्लीटली बर्न हो जाता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है, द लिख के देख लो, द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance completely burned in excess of oxygen or air is called enthalpy of combustion. Sorry, जब combustion of carbon करते हैं सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, combustion of carbon, कार्बन है मेरे पास, सेम रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ आ रही है, ऑक्सीजन है, ये बर्न होके तो CO2 बनती है, वही रिएक्शन, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था माइनस 393.5 किलो जूल। अब जितना ये है, अभी कंबस्ट होके एक मोल ही बन के आया मेरे पास, अगेन सेम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसा, बस इसमें कंबस्शन हो रही है, इसमें वही रिएक्शंस रहेंगी जिसमें कंबस्शन होगी, हम कोई ऐसे फालतू की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन नहीं ले सकते, ये नहीं आप सोडियम क्लोराइड बनाते रहो तो कौन सा कंबस्ट हुआ है, ठीक है। तो जो बर्न हो रही है वही चीज उठानी है जिसमें ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है इसमें, हर एक रिएक्शन में इसमें रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन आएगी आएगी, तो कंबस्शन वाली या बर्निंग वाली रिएक्शन उठाएंगे जिसमें जितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं उतने मोल्स ऑफ मेरे पास कंबस्शन आ जाएगी, यहाँ पे एक ही मोल का इतना हो रहा है तो कंबस्शन का बस एफ की जगह पे यहाँ पे सी लग जाएगा,
-393.5 किलो जूल। और रिएक्शन करवा देती हूँ, कंबस्शन ऑफ मीथेन कर देती है। मीथेन मीथेन है मेरे पास CH4 गैसेस फॉर्म में। यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन लगी गैसेस फॉर्म में, क्या बनाया अगेन CO2 बन गया प्लस वाटर निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मेरे पास जितनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आई है वही सेम हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी -890.3 क्योंकि हीट इसमें ऑब्वियसली इसमें सभी में हीट इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब वाली तो कोई आएगी नहीं क्योंकि बर्न हो रहा है तो हीट बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। एब्जॉर्ब करेगा तो वो जलेगा कैसे, राइट। कंबस्शन ऑफ बेंजीन करते हैं C6H6, बेंजीन ले लिया मैंने C6H6। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास बेंजीन, देखने में बिल्कुल पानी जैसा होता है। आप एक बीकर में पानी रख दो, एक बीकर में बेंजीन रख दो, बिल्कुल फर्क नहीं बता सकते अंदर से आप इसको पियो, क्योंकि इसको पी के आप अच्छा फील भी सकते नॉन पोलर होता है। ठीक है, पीना भी नहीं है गलती से भी, ये ना हो लैब में जाके उठा के पी लो, पीते नहीं इसको, केमिकल रिएक्शन से यूज करते हैं। अगेन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कंबस्शन हो रही है तो सभी में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगी। ठीक है, गैसेस फॉर्म में वाटर भी रिलीज हो रहा है इस तरह। तो यहाँ पर मेरे पास बेंजीन की आ जाएगी कंबस्शन -3 to 60 किलो से। और रिएक्शन करवा देती हूँ इसमें, तो कंबस्शन की जितनी याद रखो उतनी बढ़िया। इथाइल अल्कोहल बड़े अच्छे से बर्न होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है CO2, क्या है मेरे पास इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। कंबस्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, निकाल दो, और क्या निकालेगा, वाटर निकालेगा, ये इसमें भी। तो कंबस्शन ऑफ हीट चेंज क्या आएगा -132 ठीक है। अब हमारे घर में सिलेंडर होता है, उससे की कुकिंग गैस जो होती है, जो सिलेंडर में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, ब्यूटेन। घर के सिलेंडर में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन की रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, वाटर दे दिया, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना। ये रिएक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, सेम जैसे फॉर्मेशन वाले ने किया था, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस में रखा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी -2658 किलो जूल पर मोल। सेंट में आते ही पर मोल आ जाता है। ग्लूकोज भी जब बर्न करोगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है हमेशा नेगेटिव आएगी, सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है हमेशा नेगेटिव आएगी। हमेशा हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स निकाल सकते हैं। जो मशीन वर्क करती है किसके ऊपर करती है, फ्यूल के ऊपर, है ना। फ्यूल है, कुकिंग गैस है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, सारी की सारी कंबस्शन करते हैं और ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज करती है उसी की बेसिस पे हमारे जो इंजन है, मशीन है, वर्क करते हैं। स्कूटी में जब तक पेट्रोल नहीं होगा, या एक्टिवा में या कार में जब तक पेट्रोल नहीं होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों, वो फ्यूल जो है कंबस्ट होता है तो गिव द एनर्जी टू द इंजन। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए उतनी बढ़िया फ्यूल है। अब मान लो मैं आपको पेट्रोल में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिला के दे दूं जिससे वो अच्छे से कंबस्ट नहीं हो पा रहा, बर्न नहीं हो पा रहा, तो उसकी एवरेज नहीं अच्छी आएगी, या आप बढ़िया तरीके से वो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो फ्यूल एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही अच्छा वो माना जाएगा। तो ह्यूमन को जल्दी एक मशीन की तरह है, हमें भी एनर्जी चाहिए फॉर रनिंग, वर्किंग एंड डूइंग एवरीथिंग। इवन बोलने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए हम फूड को कहते हैं दैट फूड इज द फ्यूल ऑफ अवर बॉडी। जैसे इंजन के लिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें एज अ फ्यूल होती है। अब हमारी बॉडी के लिए
जब ग्लूकोज की एग्जाम्पल नहीं, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है। धीरे धीरे जैसे हम सांस लेते जाते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, हमारी बॉडी को पानी चाहिए था, वो मिल गया, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आती है इतनी आ जाती है। तो ये हमारी बॉडी को इतनी अमाउंट में एनर्जी दे रही है। जब हमारी बॉडी को इतनी अमाउंट में एनर्जी मिल रही है तो हम अच्छे से वर्क करते हैं। ये सारी सारी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होती है, एंजाइम्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। इसके अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के जब ये अंदर चीज हो रही है, उस वक्त हमारी बॉडी में हो रही कंबस्शन ऑफ फूड, मतलब खाना जो है वो कंबस्ट हो रहा है, बर्न हो रहा है। ऑब्वियसली एसिड आ जाता है बीच बीच में, इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स हैं, वो वर्क करते हैं इसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में। तो इस जो कंबस्शन ऑफ फूड है, इसको हम कहते हैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। हमेशा ये मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं हो पाता, डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर भी और कैसे हम इसको मेंटेन करके रखते हैं। बट अगर प्रॉपर हम इसको टेम्परेचर दें तो ये अच्छे से डाइजेस्ट होगा। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, या हम ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या ज्यादा फ्राइड खाना खा रहे हैं, तो जब ये एक्सेसिव कंबस्शन होगी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, एसिडिटी वगैरह हो सकती है, या अदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, या अनडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है तो क्या होता है, सेल्स है उनको एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी के फॉर्म में इधर उधर जाता है, सब पूरी बॉडी में घूमता है, सेल्स को एनर्जी मिलती है, बॉडी के अंदर गर्मी आती है, मूवमेंट करने के लिए एनर्जी मिलती है। वो तो आपके ऊपर, अगर आप लेजी हो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपकी बॉडी आपको एनर्जी देती है कि हाँ आप उस पर काम करो जब आप खाना खा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कंबशन ऑफ फूड आ जाता है। तो छोटा सा टॉपिक है, कवर ही कर लेते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है बाय द कंबशन ऑफ फूड या फ्यूल। ये इसको हम एनर्जी, कंबशन एनर्जी पर ग्राम में देखते हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कैलोरीज। कैलोरीज ये हम कहते हैं जूल्स में भी फाइंड आउट करते हैं। व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, अब सब्सटेंस में फूड भी आ सकता है, फ्यूल भी आ सकता है, इज कंप्लीटली बर्न। हम कहते हैं ना जब हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी हम कहते हैं। तो इसमें देखिए, मान लो मेरे पास मीथेन है, इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया, या ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में के बर्न करवा दिया, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आई, वाटर आया, तो इसकी कंबस्शन आ गई मेरे पास -890.3 किलो जूल। तो इसको कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है पर ग्राम। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड पर ग्राम कितनी आई, कंबस्शन 890.3, तो यहाँ पे 890.3 आएगा अपॉन मीथेन का जो मेरे पास बर्न हुआ है उसका मोलर मास अपॉन मोलर मास कितना है, इसका 16 को डिवाइड करोगे 55.6 किलो जूल आते हैं। ये मेरे पास क्या आएगी, हीट प्रोड्यूस यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, हर एक की हम कैसे निकालेंगे, उसकी कितनी कंबस्शन ऑफ हीट आ गई अपॉन जो सब्सटेंस हमने बर्न की है, वो रिएक्टेंट साइड में होगा इस तरह, उसकी मोलर मास। इस तरह से हम कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फूड में हम फैट, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, इसको हम प्राइम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, ये हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देती है। प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, ठीक है, वो भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जो बैलेंस डाइट होती है उसमें प्रोटीन, फैट, ऑयल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होना चाहिए।
बट ऑयल जो अच्छे वाला होना चाहिए, ये नहीं आप रिफाइंड ऑयल यूज करो, दैट इज रियली बैड फॉर हेल्थ। तो उसकी जगह पे हम अच्छा ऑयल यूज कर सकते हैं, कैनोला ऑयल विच इज गुड फॉर हार्ट, एंड कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। खैर वो नहीं कह सकते हार्ट के लिए इतना अच्छा, बट हाँ कोकोनट ऑयल इज आल्सो वेजिटेबल ऑयल, अच्छा वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। ओके, आज आज इतना ही करते हैं, कल को नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हेल्थ लॉ, कांस्टेंट हीट फॉर्मेशन या कांस्टेंट हीट सबमिशन।